हेलो एंड वेलकम बैक टू द ट्यूटोरियल। आज के क्लास में हम लोग बच्चा लोग की पॉइंट्स में हम लोगों ने लिखा है 4 पॉइंट्स को, कंबसन, फ्लेम, कैंडल और एलपीजी। इन्हीं 4 पॉइंट्स को हमें आज की पॉइंट्स में क्लियर करना है और इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म कर देंगे और इन 4 पॉइंट्स को पढ़ने के बाद, ठीक है। कंबसन ये एक एनसीईआरटी की बुक्स आप पढ़ोगे तो लगेगा ये चीज़ कि ये कहाँ से नया चीज़ आ गया है ना, लेकिन ये नया चीज़ नहीं है बाबू। ये जो है ना एनसीईआरटी जो है हर चीज़ ही को फॉलो करता है और वो जो है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहाँ पे फ्लेम्स वगैरह की जानकारी आपको होनी चाहिए। हालांकि एनसीईआरटी इस बात को 8वीं में पढ़ा चुका है, दैट्स अ रीजन 10वीं में इस चीज़ को नहीं दिया, बस छोटा सा टॉपिक दिया है, उसमें आपको थोड़ा सा बस इसका नाम दे दिया जिसकी वजह से पता चले कि आपको कंबसन को भी इस पर ध्यान रखना है। लेकिन वही जब आप प्राइवेट बुक्स फॉलो करोगे तो वहाँ पे इसको लंबा चौड़ा भाषण दिया है तो उसको आपको पढ़ाई करना होगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंबसन के बारे में। कंबसन के बारे में है क्या चीज़, तो कंबसन के बारे में सिंपल सा फंडा है बाबू कि जब किसी सब्सटेंस को हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराते हैं, दैट्स द रीजन। मानते हैं हम लोग ये कोई पदार्थ हो गया, हम इसको क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं। तो जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो इससे क्या होगा, हीट निकलेगा, दैट मीन्स टेम्परेचर, हीट निकलेगा और इसके साथ लाइट भी निकलेगा। तो यही कि कंबसन का डिफिनीशन कहता है कि जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उससे हीट और उस लाइट का उत्सर्जन होता है। यही प्रोसेस जो है दहन कहलाता है, कंबसन कहलाता है ना। अब कभी कभी चीज़ें ये होती है मैक्सिमम वे में, जैसे 99% जो होता है दहन की प्रक्रिया, कंबसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, लेकिन कभी कभी जो होता है या नाइट्रोजन और क्लोरीन के फ्लोरेंस में भी होता है। जैसे सिंपली सोचिए, जब मैग्नीशियम को नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर लेता है। इसका एक एग्जांपल हम लोग लें, जैसे ये मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में जब हम इसको जलाएंगे तो ये Mg3N2 और प्लस यहाँ पे हीट एनर्जी और लाइट को कंज्यूम करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने क्या किया, जहाँ पे हमें ऑक्सीजन लगाना था, हम लोग नॉर्मल पदार्थों को जलाने में ऑक्सीजन का यूज करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है दहन का पोषक पदार्थ होता है, सपोर्टर ऑफ कंबसन होता है। अब ये सपोर्टर ऑफ कंबसन नया वर्ड कहाँ से आ गया, तो ये चीज़ें बाबू थोड़ा सा सुन लीजिए। सपोर्टर ऑफ कंबसन और नॉन सपोर्टर ऑफ कंबसन, दुनिया के वे सारे पदार्थ, वैसे सब्सटेंस जो किसी पदार्थ को जलने में सहायक होते हैं उसी को सपोर्टर ऑफ पदार्थ कंबसन कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, हवा हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आग को बढ़ाने में मदद करती है, आग को सपोर्ट करती है। इस वजह से ये जो होगा आग का पोषक पदार्थ होगा। कुछ चीज़ें जो होंगी आग को बुझाने का वर्क करेंगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, है ना, मिट्टी हो गया, सॉइल हो गया, सैंड हो गया, ऐसे सारी चीज़ें जो आग को जलने में मदद नहीं करेंगे अर्थात उसे रोकेंगे, उसी को नॉन सपोर्टर ऑफ कंबसन के नाम से जाना जाता है। समझ में? तो सपोर्टर ऑफ कंबसन का मतलब क्या हुआ कि जब किसी कोई पदार्थ हम जलाते हैं तो जिसके वजह से वो पदार्थ जलता है ना, वही पदार्थ जो होता है सपोर्टर ऑफ कंबसन हो जाता है। तो यहाँ पे हमने मैग्नीशियम को 3 मोल मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के प्रेजेंस में जलाया तो हमने क्या देखा कि मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है और हीट और लाइट एनर्जी का यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन गैस है यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की तरह कंबसन की प्रक्रिया को संपन्न करा रहा है। इसी वजह से जो होगा नाइट्रोजन जो होगा दहन का पोषक पदार्थ हो जाएगा। समझ में आ रही है ना चीज़ें? तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि कंबसन का प्रोसेस जो होता है हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हो, कभी कभी यह ऑक्सीजन के प्रोसेस में ना होकर के नाइट्रोजन के प्रोसेस में भी हो जाता है। मतलब नाइट्रोजन के सपोर्ट में भी ये क्रियाएँ हो जाती है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए क्लोरीन के कंबसन को समझने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है, हम क्या करते हैं ना, एक जलती हुई मोमबत्ती को क्लोरीन के सिलेंडर में ले जाते हैं, दैट्स। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन जलता हुआ मोमबत्ती जो होता है क्लोरीन से भरे टैंक में जाता है या फिर क्लोरीन वाले मीडियम में जाता है, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि काले रंग का जो है वहाँ पे धुआं निकलने लगे। इसका मतलब आग जल रहा है और आग जल रहा है उसके बाद वहाँ से लाइट भी निकल रहा है और हीट एनर्जी भी कंज्यूम हो रहा है। दैट्स द रीजन क्लोरीन इज द सपोर्टर ऑफ कंबसन। समझ में आ रही है चीजें? हमने क्या देखा, ऑक्सीजन पदार्थों को जलने में मदद करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इस वजह से ऑक्सीजन जो होगा क्या होगा, सपोर्टर ऑफ कंबसन होगा, दहन के पोषक पदार्थ हो जाएंगे।
उसके बाद हम लोगों ने मैग्नीशियम वाला देखा था। मैग्नीशियम जब नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट और हीट लाइट का ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन की प्रेजेंस में भी कंबशन की क्रियाएं हो सकती है। क्लोरीन वाला देखिए, मोमबत्ती को जब हम लोग जलती हुई मोमबत्ती को किसी क्लोरीन से भरे डब्बे में या फिर किसी क्लोरीन वाले मीडियम में ले जाया जाता है तो हम लोग देखते हैं कि वहां से काला धुआं निकलता है, उसके बाद हीट एनर्जी और वहां पे लाइट का उत्सर्जन होता है। इस वजह से क्लोरीन भी क्या है, दहन का पोषक पदार्थ। समझ में आ रही है ना चीजें, सारी चीजें एक से दूसरे से रिलेटेड है। तो हम लोगों ने क्या देख लिया कि जब किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराते हैं तो हीट एनर्जी और लाइट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उत्सर्जन होता है, और यही प्रोसेस जो होता है, यही क्रिया जो होती है यहाँ पे कंबशन कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा है हमने, ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हमेशा जो होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। लेकिन अभी मैंने इसका एक्सेप्शन भी बताया आपको, मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता था नाइट्रोजन के प्रेजेंस में। इसका मतलब नाइट्रोजन भी क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन भी, मैग्नीशियम भी नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलने लग रहा है। समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे आप क्लोरीन को यूज कर सकते हो। क्लोरीन वाला बताए थे कैंडल का, कैंडल जो होता है क्लोरीन की उपस्थिति में हीट एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को देख लिया। अब देखिए सब्सटेंस को हम लोग पूरे सब्सटेंस को दो पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो कम्बसल पदार्थ सब्सटेंस का होता है, दूसरा नॉन कम्बसल होता है। कम्बसल और नॉन कम्बसल क्या है, तो वैसे पदार्थ जो जलते हैं उसको दहनशील पदार्थ कहा जाता है, जिसको कम्बसल कहा जाता है। इसी को कहीं कहीं ज्वलन ताप भी लिखा होता है। ठीक है, और दूसरा जो है नॉन कम्बसल, मतलब जो पदार्थ जो है नहीं जलते हैं। सजा के कैसे बोलेंगे, तो इसका देखिए कम्बसल का क्या होगा, दुनिया के वह सारे पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं, उसको दहनशील या ज्वलनशील या कम्बसल सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल में क्या लिख लोगे, कुर्सी, टेबल, प्लास्टिक, वुड, ये सारी चीजें जो हैं जल जाती हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो दहन की प्रक्रिया हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आगे आ जाइए नॉन कम्बसल पे, तो जो ऑक्सीजन की प्रक्रिया जो है दहन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा, अर्थात उस पदार्थ का दहन नहीं होगा, उससे पदार्थों को हम क्या कहेंगे, नॉन कम्बसल कहेंगे। समझ में आया। अब देखिए कुछ पॉइंट्स है जो एग्जाम में मस्ट पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है कि कंडीशन फॉर कंबशन, कंबशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, कौन कौन से कंडीशन होनी चाहिए जिसकी वजह से दहन की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। तो इसको कंडीशन देखने के लिए हम लोग को 3 पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। एक चीज ये जान लीजिए, दहनशील पदार्थ क्या हुआ, हम लोगों ने अभी क्लियर किया, दुनिया के वे सारे पदार्थ जो होते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं। तो दहनशील पदार्थ, यदि किसी अगर आपको दहन की प्रक्रिया कराना है तो वहां पे कोई दहनशील पदार्थ होने चाहिए। दैट्स द रीजन। एक एग्जाम्पल हम लोग नॉर्मल एग्जाम्पल मान लेते हैं, हमको इसको जलाना है तो ये दहनशील पदार्थ है, हम माचिस से आग लगाएंगे, इसके बाद ये दहनशील पदार्थ को वहां पे डालेंगे तब ना दहन की प्रक्रिया संपन्न होगी जी। लेकिन वहीं पे हम कुछ ऐसे पत्थर को डाल दें, पत्थर को डालेंगे, पत्थर क्या है, नॉन कम्बसेबल है ना, पत्थर नॉन कम्बसेबल है, वहां पे हम लोग जब आग लगाएंगे तो पत्थर नहीं जलेगा, बालू हो गया, मिट्टी हो गया, ये सारी चीजें जलती नहीं है, इसका मतलब नॉन कम्बसेबल है। और नॉन कम्बसेबल है इसका मतलब ये हुआ कि इससे दहन की प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती, दहन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो दहनशील पदार्थ के प्रेजेंस होना चाहिए, तभी जा करके ये एक पहला कंडीशन हो जाता है कंबशन का, कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति में ही दहन की प्रक्रिया संपन्न होती है, अदरवाइज दहन की प्रक्रिया कभी भी संभव नहीं है। चलिए अगला है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। दहन का पोषक पदार्थ दैट मीन सपोर्टर ऑफ कम्बशन, और अभी तो हम लोगों ने क्लियर किया ना सपोर्टर ऑफ कम्बशन, दुनिया के वे सारे पदार्थ जो आग को जलने में या दहन को करने में संभव होते हैं, शामिल होते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने बताया था नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, है ना, तो ये सारी चीजें जो होते हैं सपोर्टर ऑफ कम्बशन होता है। तो इस तरह टॉपिक आता है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप ये नया वर्ड कहाँ से आ गया, ये आसमान से तो नहीं आ गया ना। ज्वलन ताप सिंपली 8वीं में पढ़े होगे। क्या होता है ज्वलन ताप, वह टेम्परेचर, वह तापमान जिस पे कोई पदार्थ, कम से कम वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे, वह उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है, इस पदार्थ को जलाने के लिए हम लोग 30 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं, तो यह पदार्थ जलना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब इस पदार्थ का ज्वलन ताप जो है कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस
डिफिनेशन कैसे बोलोगे, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे उसी को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहा जाता है। अब ज्वलन ताप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है ना, देखिए, जब ज्वलन ताप कम होगा, जिस पदार्थ का ज्वलन ताप सबसे कम होगा, मतलब जितना ही किसी पदार्थ का ज्वलन ताप कम होगा वह पदार्थ उतना ही जल्दी जलेगा। कहने का मतलब ये हुआ, दो पदार्थ है, ये ए पदार्थ है, ये बी पदार्थ है, ठीक है। इसको हम लोग 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं तभी ये जलना प्रारंभ कर दे रहा है, इसको 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं तब जलना प्रारंभ करे। इसका मतलब क्या है, ए पदार्थ का ज्वलन ताप जो है, ज्वलन तापमान कितना है 15 डिग्री सेल्सियस, बी पदार्थ का ज्वलन तापमान 30 डिग्री सेल्सियस। किसका टेम्परेचर कम है 15 डिग्री सेल्सियस, कौन जल्दी जलेगा, तो ये पदार्थ जलेगा। तो कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए किसी पदार्थ का, जो दो पदार्थ दिए गए हैं ए और बी, दो पदार्थ हैं, पहले का इग्निशन टेम्परेचर ज्वलन ताप जो है 30 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे का 60 डिग्री सेल्सियस है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जो होगा जल्दी जलेगा, तो जिसका ज्वलन ताप जो होगा कम होगा वह जल्दी जलेगा। इसका मतलब यह है कि कम तापमान पे भी वो पदार्थ जलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इतना चीजें हम लोग देख लिया। फ्लेम की स्लाइड हम फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे, फ्लेम होता क्या है। तो फ्लेम के बारे में जनरली चीजें ये हैं, फ्लेम की प्राप्ति कैसे होती है। फ्लेम मतलब ज्वाला, ज्वाला की प्राप्ति कैसे होती है, तो ज्वाला बनता है कैसे, जब किसी ईंधन को वायु की उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो वायु के जितने पदार्थ जो होते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस पदार्थ को हम लोग वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो इसका इस बात पे निर्भर करता है जलने की कि इसका कितना भाग जो है, इस पूरे ईंधन का कितना भाग वायु के वो ऑक्सीजन से मिल रहा है, और ऑक्सीजन से जितना ही भाग मिलेगा उतना ही जल करके वाष्प बन करके उड़ेगा। एक बात तो कंफर्म है कि जब भी आप किसी पदार्थ को, किसी ईंधन को जलाएंगे तो वहां से उस पदार्थ का वाष्प बनेगा और वाष्प ही वो ज्वाला होता है। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा फंडा लिखा है कि ईंधन को अगर वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो हमें फ्लेम की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ईंधन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वहां से हमें ज्वाला उत्पन्न होती है। और दुनिया के सारे दहनशील गैस ही हम क्यों बोल रहे हैं, ठोस द्रव भी तो हो सकते हैं, ठोस द्रव भी होते हैं, लेकिन वो भी जो होते हैं ना गैसियस फॉर्म में ही हो जाते हैं, क्योंकि स्टार्ट में ही मैंने बताया कि दुनिया के वे सारे पदार्थ जिनको हम लोग जलाते हैं, ये क्या है, ठोस ईंधन है ना, सॉलिड है। इसको हम जब जलाएंगे तो इसके द्वारा जो वाष्प बनेगा, ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी जल के जो वाष्प के रूप में निकलेगी, वही तो वाष्प क्या है, गैस का ही फॉर्म है। तो उसी कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि दहनशील गैस ज्वाला उत्पन्न करती है। और एक के साथ नहीं होता है, दुनिया के सारे दहनशील गैसें, सारे कम्बस्टल गैसें जो हैं वो जो होते हैं ज्वाला को उत्पन्न करते हैं। अब ज्वाला को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं जनरली, ज्वाला को दो पार्ट में बांटेंगे। एक होगा, पहला होगा आपका प्रकाशहीन ज्वाला और दूसरा जो होगा प्रकाशमान ज्वाला। प्रकाशहीन ज्वाला में क्या होता है, प्रकाशहीन ज्वाला में क्या होता है, यहाँ पे जो होता है ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा ईंधन को मिलती है। और जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलेगी, अच्छा ये बताइए, जब पूरी मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा तो एक चीज तो यहाँ पे कंफर्म है ना कि जब यहाँ पे पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिलेगा तो उस ईंधन का पूर्ण रूप से दहन होगा। प्रकाशहीन ज्वाला कहने का मतलब नॉन ल्यूमिनस, प्रकाश मतलब लाइट और हीन मतलब नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ज्वाला का वह रूप जिसमें प्रकाश नहीं होगा। तो एक बात यहाँ से कंफर्म है कि प्रकाश यहाँ पे कम होगा, है ना, इसी वजह से हमने प्रकाश को कम लिखा है। एक और रीजन मैं बताऊंगा जहां से प्रकाश कम होगा, देखते हैं यहाँ पे। प्रकाशहीन ज्वाला में क्या होता है, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है इस पदार्थ में। इस मान लीजिए इस पदार्थ को हम जला रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन की पूर्ण रूप मिलता है, ऑक्सीजन पूरा मिलता है इस पदार्थ को। इस कंडीशन में यह पदार्थ पूर्ण रूप से जलेगा, और जब पूर्ण रूप से जलेगा तो कहा जाएगा कि ऑक्सीजन का पूर्ण रूप से दहन हो रहा है, इस पदार्थ का दहन हो रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने लिखा है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति है, तो इसलिए ऑक्सीजन का पूर्ण दहन होता है। और इसका रंग, प्रकाशहीन ज्वाला का रंग जो होता है ब्लू कलर का होता है, और ब्लू कलर का लाइट इंटेंसिटी जो होता है वो कम होता है। तो ब्लू कलर का लाइट इंटेंसिटी कम होता है, तो कम होगा, इसका मतलब क्या है कि इसमें प्रकाश की मात्रा भी क्या होगी, कम हो। और जब प्रकाश की मात्रा कम होगी और ऑक्सीजन का पूर्ण दहन होगा, ऑक्सीजन पूर्ण रूप से जलेगा, तब तापमान यहाँ पे क्या होगा,
अधिक मिलेगा। समझ में आ रहा है, चीजें एक दूसरे से रिलेट है। पहला, यहाँ पे ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होगी तो ऑक्सीजन का पूर्ण दहन होगा। जब ऑक्सीजन की पूर्ण दहन होगा तो ज्वाला का रंग जो होगा नीले रंग का हो जाएगा। जब ज्वाला का रंग नीले रंग का हो जाएगा तब प्रकाश की मात्रा कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर का मान जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट्स आते हैं प्रकाशमान ज्वाला, ल्यूमिनस फ्लेम। ठीक है, ल्यूमिनस मतलब प्रदीप्त भी कह सकते हैं आप इसको। इसमें क्या होता है ना, ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होती है। कहने का मतलब पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिलता, और जब पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एक चीज कंफर्म, ऑक्सीजन का पूर्ण दहन नहीं होगा। जब ऑक्सीजन का पूर्ण दहन नहीं होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर होगा कम, लाइट होगा ज्यादा। क्यों लाइट ज्यादा होगा? क्योंकि पदार्थ जलेगा नहीं, और जलेगा नहीं तो इस पदार्थ जो है कार्बन में इसके वाष्प के, जब पदार्थ जलेगा नहीं तो इस पदार्थ के द्वारा निकलने वाली ऊष्मा जो होगी वो कार्बन से ज्यादा संपर्क करेगी, उस प्रकार ज्वाला का निर्माण ज्यादा होगा। इसीलिए हमने लिखा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होती है। इसका मतलब ऑक्सीजन का पूर्ण रूप से दहन नहीं हो पाता है, और जब ऑक्सीजन का पूर्ण रूप से दहन नहीं होगा तो प्रकाश जो है अधिक निकलेगा, तापमान कम हो जाएगा और इसका रंग क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। समझ में आई चीजें। अगला टॉपिक आते हैं हम लोग कैंडल के बारे में। कैंडल क्या है, इस वीडियो में बने रहिए, देखते हैं लास्ट तक कैंडल के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम कैंडल के बारे में देखेंगे। कैंडल है क्या चीज? तो कैंडल एक प्रकार से देखिए तो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, मोमबत्ती जो दिवाली पे यूज करते हैं वही तो है। लेकिन देखिए उसके बारे में स्ट्रक्चर क्या है, बनावट वर्क कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कैंडल जो है ना एक प्रकार का ठोस ईंधन है, सॉलिड फ्यूल है। ठोस ईंधन कहने का मतलब ये हुआ कि ठोस रूप में पाया जाता है, और ईंधन कहने का मतलब वो जलता है। समझ में इतना पॉइंट्स। आगे देखिए और क्या है, तो ठोस हाइड्रोकार्बन भी है। अब हाइड्रोकार्बन एक नया वर्ड आ जाता है, हाइड्रोकार्बन है क्या चीज? तो जनरली जब आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जब पढ़ेंगे ना कार्बन के बारे में, तो वहां पे हाइड्रोकार्बन को पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो जनरली सुनिए, जब कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने हुए पदार्थों को, कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने पदार्थों को हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। तो इतना बात सिंपली याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन एक मोम क्या है, तो मोम एक सॉलिड हाइड्रोकार्बन है। सॉलिड हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन कार्बन तथा ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं, तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे, कार्बन तथा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बने पदार्थों को, बने कंपाउंड्स को जो है हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि मोम को जब गर्म किया जाता है, मोम को जब हम गर्म करेंगे तो वाष्प बनाता है, और वाष्प बना करके तभी वो पदार्थ जलता है। दुनिया के वे सारे पदार्थ जो होते हैं ना वाष्प के कंडीशन में ही जलते हैं। पदार्थ जलाएंगे वहां पे ऑक्सीजन की पूर्ण पूर्ति नहीं होगा, पदार्थ का वाष्प में बनेगा, वहां पे ज्वाला का निर्माण करेगा। अब हम लोग जो है ज्वाला का, पदार्थ का ज्वाला कैंडल की ज्वाला के बारे में देखते हैं। कैंडल का ज्वाला जनरली 3 होते हैं। उसके देखिए यहाँ पे हमने एक यहाँ पे कैंडल ले लिया और कैंडल की ये ज्वाला हो गई। इसकी सबसे बाहरी परत जो होती है नॉन ल्यूमिनस जोन होता है। नॉन ल्यूमिनस जोन कहने का मतलब प्रकाशहीन, और यहाँ पे ये जो इसका बीच वाला पोर्शन होता है ल्यूमिनस जोन होता है। ल्यूमिनस जोन कहने का मतलब वह क्षेत्र जहाँ पे जो है प्रकाश की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, और सबसे बाहरी जो होता है सेंट्रल जोन, और सबसे अंदर जो होता है सेंट्रल जोन होता है। यहाँ का टेम्परेचर इतना कम होता है, यहाँ का टेम्परेचर इतना कम होता है कि अगर मैच स्टिक, माचिस की तिल्ली अगर उस केंद्रीय जोन में ले जाया जाए तो वहाँ पे माचिस की तिल्ली जो होती है बर्न नहीं होती। चलिए सेंट्रल जोन के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल जोन है क्या चीज? तो सेंट्रल जोन जो होता है अदहन का क्षेत्र होता है। अदहन का क्षेत्र कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम इसको कहाँ जलाएंगे, वायुमंडल पे जलाएंगे ना, वायुमंडल में जलाएंगे तो ऑक्सीजन की यहाँ पे, इस पे तो ऑक्सीजन मिलेगा, सबसे अधिक ऑक्सीजन यहाँ पे मिलेगा, सबसे कम ऑक्सीजन यहाँ, सबसे कम यहाँ पे और पूर्ण रूप से मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये कौन सा सेंट्रल जोन है, तो सेंट्रल जोन में जो है तापमान सबसे कम होता है, और यह तापमान इतना कम होता है कि यहाँ पे जो होता है माचिस की तिल्ली को भी अगर ले जाके आप रखें तो वहाँ पे माचिस की तिल्ली जो है नहीं जलती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है। अदहन का क्षेत्र क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की एक भी मात्रा, ऑक्सीजन की पूर्ति हो ही नहीं पाती, ऑक्सीजन मिलता ही नहीं है। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो पदार्थ का दहन नहीं होगा, और पदार्थ का दहन नहीं होगा तो उसी को अदहन, मतलब नहीं, दहन मतलब जलना, दहन का क्षेत्र कहा जाता है किसको, सेंट्रल जोन को। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा अदहन का क्षेत्र है, तो आंसर क्या होगा, सेंट्रल जोन। इसको केंद्रीय
क्षेत्र भी कहते हैं हिंदी में। अब देखिए दूसरा, टेम्परेचर यहाँ पे सबसे कम होगा। टेम्परेचर सबसे कम क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही, ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगी तो क्या होगा, यहाँ से जो है पूर्ण रूप से प्रकाश नहीं निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे जो इसका रंग होता है ना, इस ज्वाला का रंग जो होता है नीले रंग का होता है। नीले रंग का होगा तो प्रकाश सबसे कम देगा। यहाँ पे लाइट जो होगा ना, लाइट का इंटेंसिटी जो होगा सबसे कम होगा, प्रकाश सबसे कम होगा। अभी हम लोग देखे भी थे ज्वाला का जब प्रकार पढ़ रहे थे तो इतनी चीजें सेंट्रल जोन से आप रखेंगे कि सेंट्रल जोन को अदहन का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम होता है, इसका रंग नीला होता है और यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी भी कम होता है। सबसे कम लाइट जो होता है सेंट्रल जोन में होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंच पाती। दूसरा जो है ल्यूमिनस जोन है। ल्यूमिनस जोन क्या है? ल्यूमिनस जोन में पीला प्रकाश उत्पन्न होता है। क्यों? ल्यूमिनस जोन बीच वाला है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कुछ मात्रा यहाँ पे मिलती है, लेकिन पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती है। और पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती है तो ऑक्सीजन का पूर्ण रूप से दहन नहीं होता है, और पूर्ण रूप से दहन नहीं होगा तो पदार्थ का क्या होता है, वाष्प में बन के निकलेगा, वही कार्बन से अभिक्रिया करके पीले रंग की ज्वाला बनाएगा। तो यहाँ पे प्रकाश जो है पीला प्रकाश का उत्पन्न होता है, और प्रकाश जो है यहाँ पे सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक प्रकाश किस में होगा? ल्यूमिनस जोन में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा, अपर्याप्त मात्रा मिलती है, और अपर्याप्त मात्रा मिलने से क्या होता है, तो यहाँ पे पदार्थ का पूर्ण रूप से दहन नहीं हो पाता है। पूर्ण रूप से दहन नहीं होगा तो प्रकाश वाष्प बनेगा, वाष्प बन के कार्बन से अभिक्रिया करेगा और वहाँ पे पीले प्रकाश का निर्माण करते हैं। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है नॉन ल्यूमिनस जोन। नॉन ल्यूमिनस जोन क्या होता है? तो ये जो होता है ना, सबसे बाहरी परत होता है, और सबसे बाहरी परत में हमें पता है वायुमंडल में सबसे बाहरी परत में ऑक्सीजन का पूर्ण रूप से दहन होगा, और जब ऑक्सीजन का पूर्ण रूप से दहन होगा तो यहाँ पे लाइट जो है सबसे अधिक, लाइट का कम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जो है सबसे अधिक मिलेगा। इस वजह से सबसे गर्म भाग अगर कहा जाए तो इसका सबसे बाहरी का भाग होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ये था कैंडल के बारे में। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं एलपीजी के बारे में। एलपीजी है क्या चीज, और एलपीजी के संघटक क्या क्या है, अवयव जिसको कहा जाता है, एलपीजी बनता है कैसे, एलपीजी का यूजेस क्या, ये सारी चीजें। अब हम लास्ट की पॉइंट पे आते हैं। लास्ट की पॉइंट है हमारा एलपीजी के बारे में। एलपीजी के बारे में भला कौन नहीं जानता, सबको पता है एलपीजी क्या होता है। एलपीजी को खाना पकाने वाला गैस, ऑटो गैस भी कहा जाता है। ठीक है, एलपीजी के बारे में देखिए क्या चीज़ है। तो एलपीजी होता है ना, हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होता है। हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको बताया। अब हाइड्रोकार्बन पदार्थ होते क्या हैं, तो नॉर्मल कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए पदार्थ होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन गैसों के मिश्रण को एलपीजी कहा जाता है, ये भी कह सकते हो आप। अब सिंपली जो होता है ना, यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग तो पहले बता दिए, रसोई गैस या ऑटो गैस या खाना पकाने वाला गैस कहा जाता है, यहाँ तक ठीक है। ये पॉइंट समझना है मैं, हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण। इसको पढ़ने के लिए हम लोग कंपोजिशन ऑफ एलपीजी पे आते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ एलपीजी आएंगे तो यहाँ पे है, एलपीजी होता है प्रोपेन और ब्यूटेन से बना हुआ यौगिक होता है। और प्रोपेन और ब्यूटेन क्या है, यदि प्रोपेन और ब्यूटेन का फॉर्मूला बनाया जाए तो प्रोपेन का मतलब होता है कार्बन के 3 परमाणु, और तीनों परमाणु सिंगल बॉन्ड से और यहाँ पे हाइड्रोजन से जुड़ेंगे। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इसमें कहीं भी हमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई पदार्थ हमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला था, प्रोपेन का स्ट्रक्चर था, प्रोपेन का। ये चीजें आपको पता है कब समझ में आएगी, जब कार्बोनाइट्रेट्स कंपाउंड आप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ये सब के बारे में पढ़ना है। तो प्रोपेन का फॉर्मूला ऐसे होता है। प्रोपेन में कहीं भी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे कंपाउंड्स, दूसरे एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं। इस वजह से प्रोपेन जो है एलपीजी का संघटक है, कंपोजिशन है। इसका मतलब ये हुआ कि एलपीजी, जब एलपीजी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होता है, इसका मतलब हुआ कि प्रोपेन भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और प्रोपेन हाइड्रोकार्बन है, हम लोग देखें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई आता नहीं। उसी प्रकार जब आप ब्यूटेन को देखेंगे तो ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं। 4 कार्बन को लगा दीजिए, चारों कार्बन सिंगल बॉन्ड से, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, जितने वैकेंट खाली यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे अब भी हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई चीज आ ही नहीं रहे। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ही कोई चीज नहीं आएंगे तो यहाँ पे जो होगा प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों ही हाइड्रोकार्बन होगा। और जब इसका संघटक ही हाइड्रोकार्बन है तो एलपीजी भी क्या होगा, हाइड्रोकार्बन ही होगा। समझ में आ रहा है?
इसी वजह से हम लोग बोले थे कि एलपीजी जो होता है ना, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होता है। एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए कि हवा से जो होता है ना एलपीजी दोगुना भारी होता है। एलपीजी दोगुना भारी कहने का मतलब हुआ कि यदि हवा जो है हवा में इसको रखा जाए तो ये क्या होगा, नीचे आएगा, हवा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसका घनत्व जो है, जब वेट बढ़ता है तो घनत्व भी बढ़ता है। इसका एलपीजी का यूज हम लोग क्यों करते हैं, स्वच्छ प्रज्वलन होता है। स्वच्छ मतलब सुंदर, प्रज्वलन मतलब जलता है, साफ जलता है। उसके बाद इससे जो पॉल्यूशन होते हैं, पॉल्यूशन भी कम होते हैं ड्यू टू हम लोग लकड़ी वगैरह को देखें तो इसकी तुलना में। और भी सारी चीज़ें जो हैं, एलपीजी एक सुगम भी है। सुगम कहने का मतलब सस्ता और सुगम भी है। यदि लकड़ी खरीदने जाते हैं तो अगर 1 क्विंटल लकड़ी खरीदते हैं, थोड़ा सा आएगा, एक दिन का अगर कुकिंग करें तो वो खत्म हो जाएगा 800-900 का। लेकिन एलपीजी गैस जो होता है उसकी तुलना में सस्ता होता है ना। तो एलपीजी गैस इस कंडीशन में हम लोग ज़्यादा यूज है, हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है। कंपोजिशन ऑफ एलपीजी आते हैं। एलपीजी का बहुत बार फुल फॉर्म पूछा जाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहने का मतलब द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कंपोजिशन होता है ना, एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन का कंपोजिशन होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एलपीजी किन किन गैसों से मिलकर बना होता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन। कभी कभी और हायर पढ़ेंगे आप तो वहाँ पे नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का नाम दिया जाता है। नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ये भी हो सकता है। ये देखिए, अब कंपोजिशन में 100% यदि एलपीजी है तो इसमें 40% जो है प्रोपेन होगा और 60% जो होगा ब्यूटेन होगा। समझ में आना है। इसका मतलब ये हुआ कि 14 रेशियो, अगर इसका रेशियो निकाले तो 40:60, 0 से 0 कटेगा, 2 यहाँ पे 3, 2:3 के रेशियो में जो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन मिला होता है। कहाँ पे, यहाँ पे आपके एलपीजी में। समझ में आ रहा है। एलपीजी में स्मेल का वजह, स्मेल ड्यू टू इथाइल मर्केप्टान। इथाइल मर्केप्टान इज ए कंपाउंड ऑफ सल्फर। इसका मतलब ये हुआ कि इथाइल मर्केप्टान सल्फर का एक यौगिक है, और यह जो होता है कलरलेस गैस होता है। कलरलेस गैस कहने का मतलब रंगहीन गैस होता है, रंग नहीं होता है। और जब इसका रंग नहीं होगा तभी तो हम लोग एलपीजी में मिलाते हैं, पता ही नहीं चलता। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब एलपीजी ऑलरेडी इतने सारे हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण है तो इसमें हम लोग नया एक सल्फर का यौगिक इथाइल मर्केप्टान को क्यों मिलाते हैं। तो इसके पीछे सिंपल सा फंडा ये है कि एलपीजी गैस जो होता है ना वह स्मेललेस होता है, मतलब उसमें स्मेल नहीं पाया जाता, और यह जो होता है अत्यंत दहनशील भी होता है। यदि किसी वजह से ये लीक कर जाए, और लीक कर जाए थोड़े से भी अगर आग के चपेट में आता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा विस्फोट हो सकता है। इसी वजह से यहाँ पे जो होता है इथाइल मर्केप्टान को मिलाया जाता है, जिसमें स्मेल पाया जाता है। और स्मेल पाए जाने के कारण ये फायदा ये होता है कि एलपीजी गैस यदि कहीं से लीक करता है, सिलेंडर से लीक करता है, तो वहाँ से जो होता है हमें पता चल जाता है, हम फील कर लेते हैं, और जब फील कर लेते हैं तो आसानी से हम लोग बच पाते हैं। इसी वजह से एलपीजी गैस में इथाइल मर्केप्टान को मिलाया जाता है। इथाइल मर्केप्टान का केमिकल फॉर्मूला C2H5SH, और यह जो होता है कलरलेस गैस होता है, स्मेल पाया जाता है, और कंपाउंड ऑफ सल्फर का यौगिक होता है। इतनी चीज़ें क्लियर है ना। अब एलपीजी का यूजेज के बारे में हम लोग को देखना है। एलपीजी का यूजेज सबको पता है, हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं खाना पकाने। लेबोरेटरी में जाएंगे, लैब में, तो आप एलपीजी गैस का यूज पाएंगे, ठीक है, लैब में। उसके बाद से आप और भी बहुत सारे कुकिंग में जाएंगे, होटल में जाएंगे तो वहाँ पे खाना वगैरह डिश वगैरह बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे जाएंगे तो रेफ्रिजरेटर में जो होता है शीतलन के रूप में एलपीजी गैस का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में जो होता है एलपीजी गैस जो होता है ना, रेफ्रिजरेटर में एलपीजी गैस को शीतलक के रूप में यूज में इसलिए लाया जाता है क्योंकि वहाँ पे यह एलपीजी गैस जो होता है ओजोन लेयर पे कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब ओजोन लेयर पे प्रभाव नहीं पड़ता है, ओजोन लेयर क्या है ये चीज़ें पता है ना, वायुमंडल का एक परत है जो क्या करता है, जिसका फॉर्मूला O3 होता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु। और यह ओजोन लेयर जो होता है सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज को हमारे पृथ्वी पे आने से रोकता है। अब अल्ट्रावायलेट रेज क्या है, तो हाई इंटेंसिटी का प्रकाश होता है। यदि वो प्रकाश मनुष्य के या किसी जीव के चमड़े पे पड़ जाए तो वहाँ पे चमड़े को जला सकते हैं। इस वजह से अल्ट्रावायलेट रेज का पृथ्वी पर आना जो होता है खतरनाक होता है। इसी वजह से वहाँ पे ओजोन लेयर है, और ओजोन लेयर में जब छिद्र हो जाएगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज जो होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज जो होते हैं, CFC को हानि पहुंचाते हैं। इस वजह से रेफ्रिजरेटर्स जो है फ्रियोन नामक गैस निकलता है जो सीधे से ओजोन गैस को जो है खतरनाक है, उसमें होल करता है, ओजोन लेयर को होल करता है यहाँ पे। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे एलपीजी गैस जो होता है यहाँ पे ओजोन लेयर पे इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। जब ओजोन लेयर पे कोई प्रभाव नहीं होगा तो इसका उपयोग जो है रेफ्रिजरेटर में शीतलन के रूप में आसानी से किया जा सकता है, ठीक है।
अगला पॉइंट आता है, बहुत सारे वाहनों में, व्हीकल्स में ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में भी यूज में लाया जाता है और इसका उपयोग जो है सिंपली हम लोग खाना पकाने में करते हैं। ठीक है, ये था आज के की पॉइंट्स जो हम लोगों ने क्लियर किया। और बाकी के सारी चीज़ें आज मेरे तरफ से, हमारे तरफ से ये चैप्टर ख़त्म हुआ। आप अपने तरफ से इस चैप्टर को ख़त्म करें। वो कैसे? तो आप इसका नोट्स बनाएं, क्वेश्चंस बनाएं। यदि कोई क्वेश्चन फंसते हैं तो कमेंट्स करें, फेसबुक पेज पे आप कमेंट्स करें, व्हाट्सअप पे कमेंट करें। व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। अब इसके जितने भी क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो नॉर्मल एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, उस सबका PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल में कल परसों तक मैं डाल दूंगा और उसको आप लोग देख लेंगे। जो BHU वगैरह में सिंपल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, वे सारे क्वेश्चंस हम आपको कल PDF में प्रोवाइड करेंगे। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चों का व्हाट्सअप नंबर लेना पॉसिबल नहीं है और व्हाट्सअप में एक बार में आप कितना भेज सकते हैं? 200, 250, 256 लोगों को भेज सकते हैं। उससे ज़्यादा भेजने में दिक्कत होता है तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ें। ठीक है, तो हम लोग पहले से ही जुड़ गए हैं टेलीग्राम चैनल में, तो फ़ायदा ये होगा कि बाद में जाके दिक्कतें जो होंगी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।